हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो विलियन चैप्टर में कल हमने पराशर दाब के बारे में बात की थी। पराशर दाब की सहायता से किस तरह से विलेय का अनुवार ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं और फॉर्मूला आपको बता चुके हैं पराशर दाब और विलेय के अनुवार में संबंध वाला। ठीक है, तो आज हम इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उस न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। ठीक है, हम उसको आपको जो है समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं पराशर दाब और विलेय के अनुवार में संबंध वाली। तो कल हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था एम ए का। तो एम ए इक्वल क्या हुआ करता है बच्चों? एम ए इक्वल डब्ल्यू ए आर टी अपॉन पाई इंटू बी। यही था फॉर्मूला पराशर दाब और विलेय के अनुवार में संबंध। पराशर दाब और विलेय के अनुवार में संबंध। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, पाई बी बराबर निकल के आया था एन आर टी। यही निकल के आया था जिसको हमने विलियन समीकरण नाम दिया था बच्चों। जिस तरह से गैसों के लिए हुआ करता है पी वी बराबर एन आर टी, इसी तरह से पराशर दाब के लिए हुआ करता है बच्चों पाई वी बराबर एन आर टी। ठीक है, तो विलेय का अनुवार लिया था पराशर दाब और विलेय के अनुवार में संबंध। तो एन यानी नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उसको हमने एन ए से दर्शा दिया था। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें जरा, जब काम पड़ेगा तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको। पाई वी बराबर एन आर टी है, पाई बराबर एन अपॉन वी आर इंटू टी, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। और आपको पता है पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर क्या लिख सकते हैं? सी आर टी, चूंकि सी इक्वल होता है बच्चों एन अपॉन वी। बोलो होता है कि नहीं होता? सांद्रता जो होती है वह बराबर होती है एन अपॉन वी के, यानी एन अपॉन वी की जगह पे हम सी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाई बराबर हो जाएगा बच्चों सूत्र सी आर टी। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे। सी यहाँ सांद्रता है, आर क्या है बच्चों? यहाँ पे आर यहाँ गैस कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक है। और टी क्या है बच्चों? यहाँ पे टेम्परेचर है। कोशिश करनी है कि टेम्परेचर को केल्विन में लें और वॉल्यूम आता है तो उसको लीटर में लेने की कोशिश करें। तो अब हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल नोट करेंगे बच्चों। इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5%, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5% यूरिया विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। यूरिया विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये रहा और आपको आर का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इतना आपको आर का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आ रहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5% यूरिया विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए और आपको आर की वैल्यू दी हुई है कितनी? 0.0821 करके जो है आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? इतना वैल्यू दिया हुआ है। तो हम जानते हैं पराशर दाब निकालना है बच्चों हमको यहाँ से। तो देखें इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 5% यूरिया विलयन का मतलब क्या हो गया? देखो वॉल्यूम वाली टर्म आती है इसमें, तो 5% का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था
5% का मतलब हो गया बेटा 5 ग्राम यूरिया जो है वो 100 ml या लीटर कहें तो 0.1 लीटर, 100 ml या 0.1 लीटर में उपस्थित है। देखें जरा, यही हो जाएगा क्या इसका मतलब कि 5 ग्राम जो यूरिया है वो 100 ml, या फिर इसको लीटर में चेंज किया तो इसको 100 को डिवाइड कर दिया बच्चों किससे, 1000 से, 0 से 0 कट रहा, 0.1 आ जाएगा। तो इसको 100 ml को आप 0.1 लीटर भी लिख सकते हो। मैंने बताया आपको कोशिश करनी है कि टेम्परेचर केल्विन में रहे और वॉल्यूम जो है वो लीटर में रहे, आयतन। तो 5 ग्राम यूरिया जो है बच्चों वो 100 ml या 0.1 लीटर में उपस्थित है, ये इसका मतलब हो गया 5% का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरिया को जब जल में विलय करेंगे तभी तो यूरिया का विलयन बनेगा। तो यूरिया क्या हो गया यहाँ पे बच्चों, विलय हो गया और आपको विलय का भार दे दिया। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे विलय का भार दे दिया हमको, विलय का भार, और वो है बच्चों 5 ग्राम, यही है, ठीक है। वॉल्यूम दे दिया आपको, V कितना है 0.1 लीटर। टेम्परेचर दे दिया बच्चों आपको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना बनेगा 273 केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है बच्चों 273 केल्विन। आर की वैल्यू है ये, तो फॉर्मूला पुट कर देना आपको, पराशर दाब निकालना है तो वी नो दैट। अब ऐसा फॉर्मूला देखें जिसमें W आ जाए, V आ जाए, T आ जाए और पराशर दाब भी आ जाए। तो जिसमें W भी आ रहा है, V आ रहा है, T आ रहा है, R भी आ रहा है, पराशर दाब भी आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से पराशर दाब निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, पराशर दाब। तो पराशर दाब पाई बराबर लिखेंगे सूत्र, तो क्या हो जाएगा यहाँ से पाई बराबर हो जाएगा बच्चों WA RT अपॉन MA, नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा MA इंटू V। अब आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ सभी वैल्यू हैं बच्चों, पर MA की वैल्यू नहीं है। MA क्या हुआ करता है, MA हुआ करता है विलय का अणुभार। MA विलय का अणुभार है ही नहीं हमारे पास, तो निकाल देंगे विलय का अणुभार MA। विलय क्या है बच्चों यहाँ पे यूरिया, क्या होता है यूरिया का सूत्र NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का NH2CO NH2। देखें जरा, यहाँ लिख देता हूं मैं NH2CO NH2, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चों परमाणु भार 14, 2 है 28 हो गया। हाइड्रोजन 4 है, देखो जरा, कार्बन 1 है 12 ग्राम, ऑक्सीजन 1 है 16 ग्राम, 8 और 4 12 और 2 14 और 6 20, बचे 2, 2 और 2 4 और 2 6। तो देखें बच्चों कितना आ गया 60 ग्राम मोल इनवर्स। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे अच्छे से। तो MA जो है हमने लिख दिया बच्चों 60, मात्रक होता है ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो हमारे पास MA भी आ चुका है। देखें जरा, अब क्या करते हैं बच्चों, अब जो है रख देते हैं, पाई इक्वल हो गया WA की वैल्यू कितनी है 5 इंटू R कितना है बच्चों 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है बच्चों, टेम्परेचर 273 डिवाइड बाई MA कितना निकल के आया है 60 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.1 लीटर, ठीक है। तो अब जो है क्या बची हुई है बच्चों, कैलकुलेशन बची हुई है। तो अब ये भी मुझे करने की ज़रूरत है, क्या बताओ, तो कर लेंगे खुद से।
तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको, 18.6 ATM, 18.6 ATM, इतना जो है आपका आंसर यहाँ निकल के आएगा। तो आप कैलकुलेशन करना इसकी खुद से, ठीक है, कर लोगे कैलकुलेशन तो, या मैं बताऊं, कर लोगे। ओके, तो बताएं क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया आपको। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5% यूरिया विलयन का परासरण दाब हमको ज्ञात करना है। आर की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 5% यूरिया विलयन है, तो मैंने आपको जो है %W/W, %W/V। अच्छा, यहाँ पे देखो इसमें वॉल्यूम वाली टर्म आ रही है, ये देखो इसमें यहाँ पे क्या आ रही है बच्चों, वॉल्यूम वाली टर्म आ रही है। तो 5 ग्राम जो यूरिया है वो किस में प्रेजेंट है, 5 ग्राम यूरिया जो है बच्चों वो प्रेजेंट है 100 ml वाटर में। किस में प्रेजेंट है बच्चों, 100 ml वाटर में। तो 100 ml है, इसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो 0.1 हो गया बच्चों ये। टेम्परेचर को वही केल्विन में लिया है, देख सकते हो आप। तो ऐसी हमको ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है परासरण दाब का जिसमें WA भी आ रहा, R भी आ रहा, T भी आ रहा और V भी आ रहा, ठीक है। यदि आपको डायरेक्ट वो सांद्रता दे दे तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी काम में ले सकते हो, यदि आपको क्वेश्चन में सांद्रता दे के रखे तो मिटा दें इसको। बात समझ आ गई क्या आपको। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होता है बच्चों समपरासरी विलयन, नाम से पता चल रहा है वे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो। तो देखें परिभाषा क्या बनेगी, दो भिन्न मोलर सांद्रताओं वाले विलयनों में से वे विलयन जिनके परासरण दाब समान हों, या इस तरह से बोल सकते हैं कि भाई वे विलयन जिनके परासरण दाब समान हों, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान हों समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समपरासरी विलयन कहलाते हैं, ठीक है। तो यही परिभाषा पढ़ो आप, तो ज़्यादा अच्छी लग रही है, देखो, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना हमको। वे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब क्या हो, समान, उनको कहा जाता है बच्चों समपरासरी विलयन। तो नाम से पता चल रहा है समपरासरी, यानी कि दो विलयन ऐसे हैं जिनके परासरण दाब कैसे हैं, समान। समपरासरी जो विलयन होते हैं बच्चों, समपरासरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती हैं। समपरासरी विलयनों की
मोलर सांद्रताएं क्या होती हैं बच्चों, समान। ठीक है, तो समपराशरी विलयन जो होते हैं उनकी मोलर सांद्रताएं समान होती हैं। तो पहला विलयन जो है उसकी मोलर सांद्रता C1 है, दूसरी C2 है, दोनों आपस में कैसी हैं बच्चों, बराबर हैं। ठीक है, C1 बराबर C2। अब C क्या है बच्चों, यहाँ पे सांद्रता है। ये पहला वाला विलयन हो गया, ये दूसरा वाला विलयन हो गया। तो C इक्वल क्या होता है बच्चों, N/V। तो इसकी जगह पे मैं N/V रख रहा। और ऐसे ही C बराबर क्या होता है बच्चों, N/V। अब ये 1 है तो इसके केस में 1 कर देते हैं, और इन दोनों के केस में क्या कर देते हैं बच्चों, 2 कर देते हैं। ठीक है, तो N1V1 बराबर आ रहा N2V2। अब यहाँ पे मूल बराबर बार बटे अनुबार रख रहे हैं। N बराबर क्या होता है, W/M, यही तो होता है। तो N बराबर W/M रख रहा, तो W/M इंटू V1 बराबर आ रहा W/M इंटू V2। और M/V पहले के केस में W1/M1 हो जाएगा, और दूसरे के केस में W2/M2 हो जाएगा। देखें जरा, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया समपराशरी विलयनों का। अब इसमें से मान लो बेटा आपको यहाँ पे टोटल 6 राशियाँ हैं, W है, M है, V है। इनमें से आपको 5 अगर वो दे दे और एक आपसे कोई सी पूछ ले, निकलवा ले, तो आप वो निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। तो बड़ा ही अच्छा यहाँ पे न्यूमेरिकल बनता है इसका। तो वो न्यूमेरिकल देखें, करते हैं उस न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो जो है न्यूमेरिकल नोट करें बच्चों। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से वो मिलेगा बच्चों, 2 विलयन देगा वो, और बोलेगा कि इनके पराशर दाब समान है, और दोनों विलयनों में से नाम दे देगा वो, एक का या दोनों का जो भी है। और हमको जो है क्या निकालना है, अज्ञात राशि ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन लिखें, एक 10% W/V यूरिया का विलयन, एक 10% W/V यूरिया विलयन। ध्यान दें, आपको क्या दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में, 10% W/V दिया हुआ है। ठीक है, तो वो जो है यूरिया विलयन है। एक अन्य अज्ञात विलयन, एक अन्य 5% W/V अज्ञात विलयन के समपराशरी है। तो 5% W/V, और W/V क्या है बच्चों, अज्ञात विलयन है। ठीक है, तो अज्ञात विलयन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो अज्ञात विलयन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन रहा बच्चों। एक 10% W/V यूरिया का जो विलयन है वो एक अन्य 5% W/V अज्ञात विलयन के समपराशरी है। तो उस अज्ञात विलयन का मोलर द्रव्यमान अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन रहा बच्चों यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को हम इस वाले फॉर्मूले से किस तरह से करेंगे देखें जरा। सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि इतना परसेंट विलयन इतने परसेंट विलयन के समपराशरी है, तो समपराशरी वाले टर्म में पहुंच जाना है अपने को, और ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ये जो टर्म है बच्चों यहाँ पे, ये फर्स्ट वाले विलयन के लिए, और ये जो टर्म है बच्चों यहाँ पे 2 ये सेकंड वाले विलयन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट वाला विलयन जो है एक यूरिया का विलयन है, तो फर्स्ट जो अपन विलयन लेते हैं बच्चों वो यूरिया को ले लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जो विलयन है बच्चों वो अज्ञात है, नहीं पता क्या है, चलो तो
ठीक है। अब यहाँ देखें 10% W/V का मतलब क्या हो गया बच्चों, 10 ग्राम यूरिया 100 ml वाटर में या 0.1 लीटर वाटर में प्रेजेंट है। यही हो गया 10% W/V का मतलब। यहाँ पे 5%, इसका मतलब 5 ग्राम अज्ञात जो है विलेय, 5% अज्ञात विलेय किस में विलेय है, 100 ml या 0.1 लीटर विलियन में घुला हुआ है। 10 ग्राम यूरिया 0.1 लीटर में घुला हुआ है, 5 ग्राम अज्ञात विलेय 100 ml विलियन में घुला हुआ है। यही तो हो गया इसका मतलब। तो 1 के रेफरेंस में इन सब का मान लिख लेते हैं। W1 चाहिए, M1 चाहिए, B1 चाहिए। यहाँ पे 2 के रेफरेंस में W2 चाहिए, M2 चाहिए और V2 चाहिए। M2 तो ज्ञात करना है, अज्ञात विलयन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो ये तो ज्ञात करना है, निकालना है इसको। तो W1 कितना आ रहा, 10 ग्राम। M1 कितना हो जाएगा यूरिया के लिए, अभी निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में यूरिया का अणुभार, तो वो हो जाएगा 60 ग्राम। और V1 वॉल्यूम जो है बच्चों यहाँ पे वो हो गया 0.1 लीटर। ठीक है। सेकंड वाले में निकालेंगे तो W2 कितना हो जाएगा, 5 ग्राम। ये अपने को ज्ञात करना है। वॉल्यूम कितना है बच्चों, 0.1 लीटर। ये हो गया। ठीक है। अपने को चाहिए M2, फॉर्मूला रहा ये फॉर समपराश्री विलयन। तो पुट कर रहे हैं, देखें जरा। We know that W1 अपॉन M1 V1 इक्वल आ रहा W2 अपॉन M2 V2। हमको बच्चों किसका मान निकालना है, M2 का। तो आप ऐसे करो, यहाँ से क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो W1 M2 V2 बराबर W2 M1 V1 आ रहा। हमको चाहिए बच्चों यहाँ से M2, अपने को M2 चाहिए। तो W1 और V2 को नीचे ले जाओ, तो M2 इक्वल आ रहा W2 M1 V1 अपॉन W1 इंटू V2। तो ये हमारा जो है फाइनल फॉर्मूला बन रहा। अब अपने को क्या करनी है बच्चों, वैल्यू पुट करनी है। आपको भी क्या करनी है, केवल वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है, और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। ठीक है। तो देखें W2 कितना रहा, M1 कितना रहा, B1 कितना रहा, डिवाइड बाई W1 कितना रहा, इंटू V2 कितना रहा। ठीक है। तो कट रहे हैं तो इजीली बिल्कुल लल्लू सा जो है वो है कैलकुलेशन। तो 10 से कितनी बार 6 कितना आ गया बच्चों, 30 ग्राम मोल इनवर्स अणुभार है ना ये। M2 इक्वल 30 ग्राम मोल इनवर्स। ये आपका आंसर आ रहा। देखें जरा क्वेश्चन, समझे क्वेश्चन को। तो आपको दे दिया बच्चों एक 10% यूरिया का विलयन है और वो एक अन्य अज्ञात 5% विलयन के समपराशरी है। तो सबसे पहले जो है अपने को ये निकालना है। सबसे पहले तो आपको %W/V का मतलब पता होना चाहिए, इसीलिए हमने ये जो %W/V वाली टर्म है बच्चों ये पहले ही करा दी है आपको। आ रही बात समझ में। तो इसको पहले अपन बता चुके हैं।
तो इसलिए आपको जो है यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद ही न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर पहले वाला नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे समझ में आने वाला नहीं है। इसके बाद में अगला हेडिंग लगाते हैं और वो है बच्चों अति पराशरी विलयन। यहाँ पे हम दो प्रकार के विलयन और पढ़ने वाले हैं। अति पराशरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और दूसरा बच्चों अल्प पराशरी विलयन, ठीक है। तो देखें डेफिनेशन, दो भिन्न मोलर सांद्रताओं वाले विलयनों में से वह विलयन, दो भिन्न मोलर सांद्रता वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब अधिक हो, अति पराशरी विलयन कहलाता है। देखें बेटा, दो भिन्न मोलर सांद्रताओं वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब अधिक हो अति पराशरी विलयन कहलाता है। यानी कि दो भिन्न मोलर सांद्रता के विलयन है, तो जो हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा समपराशरी विलयन बेटा, उनकी तो मोलर सांद्रताएं समान होती हैं, इसलिए हमने ये वाली लाइन हटा दी थी वहाँ से, ठीक है। तो आपको भी नहीं लगानी है ये। तो दो भिन्न मोलर सांद्रताओं वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब कैसा हो, परासरण दाब अधिक हो, अति पराशरी विलयन कहलाता है। तो जिसका परासरण दाब ज़्यादा होगा वो अति पराशरी विलयन है, ठीक है। अब ध्यान दें, अति पराशरी विलयन में का उदाहरण देखें, जब अंगूर तो खाते होंगे आप सब लोग, जानते होंगे अंगूर को। तो जब हम अंगूर को शर्करा या नमक के विलयन में रखेंगे तो क्या होता है बच्चों, कुछ समय बाद आप देखोगे कि अंगूर जो है वो पिचक जाता है, ठीक है। या फिर आरबीसी को रख दो या कोशिका को रख दो, जब अंगूर को शर्करा या नमक के सांद्र विलयन में रखा जाता है तो बाह्य परासरण के कारण वह फूट जाता है, पिचक जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, पिचक जाता है। इसी तरह से जब आप आरबीसी या कोशिका को रखो अति पराशरी विलयन में रखा जाता है, अति पराशरी विलयन वही शर्करा या नमक के घोल में रख दो
तो वह बाह्य परासरण के कारण पिचक जाती है। आ रही बात समझ में कि जब अंगूर को आप शर्करा के सांद्र विलयन में रखोगे, ये शर्करा का सांद्र विलयन है, गाढ़ा विलयन है, या नमक का गाढ़ा विलयन है, नमक का सांद्र विलयन, समझना बात। ये नमक का सांद्र विलयन है और इसमें आप अंगूर को रखे दे रहे हो, ठीक है। तो आपको पता है अंगूर के अंदर भी जो है थोड़ी बहुत शर्करा होती है, मीठा मीठा सा लगता है अंगूर, और वाटर भी होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा गाढ़ा है वाटर। यहाँ का वाटर आपको पता है, वाटर मॉलिक्यूल जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वो उधर से गति करना प्रारंभ करते हैं, जहाँ पे कम होते हैं। अब ये नमक का सांद्र विलयन है, तो यहाँ पे पानी कैसा होगा बच्चों, कम होगा। यहाँ वाटर कैसा है बच्चों, अधिक है। अंगूर से वाटर निकल के आएगा तो अंगूर फूट जाएगा, यानी बाह्य परासरण की क्रिया होगी और अंगूर फूट जाएगा। तो ये जो विलयन है बच्चों ये कैसा है, अति परासरी। ये अति परासरी विलयन है, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा कि जब अंगूर को शर्करा या नमक के सांद्र विलयन में रखा जाता है तो बाह्य परासरण की घटना होती है और वो फूट जाता है, पिचक जाता है। ऐसा ही केस जो है बनता है कब बच्चों, जब आप आरबीसी को या कोशिका को रखो। जब किसको रखो आप, आरबीसी को या कोशिका को रखो, तब भी यही वाली कंडीशन बनती है। बोले बात समझ आई कि नहीं आई। तो आरबीसी या कोशिका को जब अति परासरी विलयन यानी शर्करा या नमक के घोल में रखा जाता है तो वह बाह्य परासरण के कारण पिचक जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अंगूर को सांद्र विलयन में रखा। सांद्र विलयन जो है बेटा वो उसका परासरण दाब ज़्यादा होता है तो अंगूर फूट जाता है, क्योंकि आपको पता है विलायक के जो अणु हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, ठीक है। पानी तो इसमें भी होगा लेकिन कम होगा, इसमें कैसा है, ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे जल के अणु ज़्यादा होंगे, वहाँ पे कम होंगे, तो इधर से निकल के आएंगे, है ना। दूसरा है अल्प परासरी विलयन। नाम से पता चल रहा है बच्चों, अल्प परासरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसी डेफिनेशन इसकी है वैसे इसकी हो जाएगी। वहाँ पे परासरण दाब अधिक होता था, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो दो भिन्न मोलर सांद्रताओं वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब पहले अधिक हुआ करता था, अब कैसा होगा, कम हो। जिसका परासरण दाब कम हो क्या कहलाएगा बच्चों, अल्प परासरी विलयन कहलाता है। अल्प परासरी विलयन कहलाता है। तो देखें परिभाषा क्या हो गई, दो भिन्न मोलर सांद्रताओं वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब कम हो अल्प परासरी विलयन कहलाता है। जैसे उदाहरण हमने पहले वाले में भी देखे थे, उदाहरण हम इसमें भी देखेंगे। जब किशमिश या आरबीसी को, जब किशमिश या आरबीसी को
अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है, अल्प पराशरी विलयन यानी कि आपने जल में रख दिया, रखा जाता है, तो वह अंतः परासरण के कारण अंतः परासरण के कारण फूल जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब हम किशमिश को पानी में रखेंगे तो क्या होता है, पानी जो होता है वो उसके अंदर एंटर होने लगता है। ये जो है पानी भरा हुआ है, या ऐसे समझ लो कि कोई विलयन है और वो कैसा है बच्चों, अल्प पराशरी है, मतलब उसमें जल अधिक मात्रा में है। जल कैसा है बच्चों, अधिक मात्रा में। तो जल विलायक हो गया, विलायक की मात्रा अधिक हो गई, विलय की मात्रा कम है, और आपने इसमें किसको रख दिया, किशमिश को रख दिया। तो क्या होगा यहाँ पे, किशमिश के अंदर क्या होगी, शर्करा भी होती है और जल भी होगा, लेकिन आप देख रहे हैं नीचे तो जल ही जल भरा हुआ है, समुंदर बना हुआ है जल का। तो क्या होगा, विलायक के अणु की जिधर सांद्रता ज़्यादा होती है वो उधर से गति करना प्रारंभ करते हैं, जिधर सांद्रता कम होती है उस तरफ वो गति करेंगे। तो अब गति कुछ इस तरह से होगी, टान टान इस तरह से, और जल के जो अणु हैं वो इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो क्या होगा, इसके कारण जो है इसका साइज बढ़ जाएगा, अंतः परासरण की घटना कहलाती है। ये क्या कहलाती है, अंतः परासरण की। कल मैंने आपको बताया कि भाई विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। पानी है उच्च तल वाले क्षेत्र से निम्न तल वाले क्षेत्र की ओर गति करेगा। वायु दाब जहाँ ज्यादा होगा उधर से वायु किधर की ओर जाएगी, जिधर वायु दाब कम होगा। आंधी है, तूफान है, जब आते हैं तो ये ऐसे स्थान से आते हैं जहाँ पे वायु दाब ज्यादा होगा। और ये हमारे और तुम्हारे घर में क्यों आती है, क्योंकि वहाँ वायु दाब कम होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विलायक के जो अणु है वो अपनी ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विलायक के अणु बहुत ज्यादा हैं, किशमिश के अंदर जो वाटर है उसमें जो जल के अणु है बच्चों वो कम हैं। तो ज्यादा जल के अणु से और वो कम की ओर इस तरह गमन करेंगे। तो ये जो घटना है ये कहलाएगी अंतः परासरण की। तो अंतः परासरण कारण ये फूल जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो प्रकार के विलयन और देखे बच्चों, अति पराशरी विलयन और अल्प पराशरी विलयन। तो अति पराशरी नाम से पता चल रहा है पराशरण दाब अधिक हो, अल्प पराशरी पराशरण दाब कम हो। तो दो भिन्न मोलर सांद्रताओं के विलयनों में से वह विलयन जिसका पराशरण दाब अधिक है अति पराशरी, जिसका पराशरण दाब कम है अल्प पराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो जो है ये परिभाषाएं हो गई, अच्छे से पढ़ना इन परिभाषाओं को। बोर्ड में ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं, एक एक नंबर की पूछ लेते हैं परिभाषाओं को। और इसके बाद हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इसका जो है कल की वीडियो में, वांट हाफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, तो वांट ऑफ फैक्टर जो है उस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स बोर्ड में तो आते ही हैं, साथ में IIT जी मेंस में, ठीक है, नीट में बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल बनते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर। तो कल की वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।